बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स और ट्रिब्यूनल्स को स्टडी कर रहे थे। ये अलग से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके मैटर, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है सर्विस की, उसकी जांच के लिए ये फ्रेंच मॉडल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। जनरल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स जो हैं, जो हाई कोर्ट्स, उनकी जुरिस्डिक्शन को होस्ट करके, बार करके स्पेशल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए गए हैं और उनका कॉन्सेप्ट आर्टिकल 212 में बयान हुआ है। लास्ट टाइम हम इसकी इबारत को क्लास 1 और 2 को स्टडी कर चुके थे, लेकिन दोबारा याद दहानी के लिए आप आर्टिकल 212 निकाल लें ताकि उसकी रीडिंग भी हो जाए और उसकी इनेक्टमेंट की जो प्रोविजंस हैं वो भी आपकी नज़र से गुजर जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, notwithstanding anything herein before contained, the appropriate legislature may by act provide for the establishment of one or more administrative courts or tribunal to exercise exclusive jurisdiction in respect of matter relating to terms and conditions of the persons who are or have been in the service of Pakistan, including disciplinary matters. B. Matters relating to claim arising from tortious acts of the government or any person in the service of Pakistan or of any local or other authority empowered by law to levy and tax or cess, and any servant of such authority acting in the discharge of his duties as such servant, are matters relating to the acquisition, administration, and disposal of any property which is deemed to be enemy property under any law. तो notwithstanding से इस आर्टिकल का आगाज हुआ। इससे पहले जो शिकें आई हैं, इससे पहले हमने अदालती निज़ाम पढ़ा है, हाई कोर्ट पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है। तो कहा है उनका लिहाज किए बगैर अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर से मुराद है मरकज़ के लिए मजलिस शुरा और प्रोविंसेस की भी सर्विस की स्ट्रक्चर है, उनके नुक्ता नज़र से अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर से मुराद सूबाई लेजिस्लेचर भी हो सकती है और जो हमारी फेडरल लेजिस्लेचर है, नेशनल असेंबली और सेनेट, वो भी हो सकते हैं। यानी जिसकी भी डोमेन में, जिसके भी सब्जेक्ट जो है जिस पर लॉ बनाना दरकार है, सर्विस जिसकी भी है, वो उसके हवाले से लेजिस्लेट करेगा। वन और मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, एक या एक से ज़्यादा इंतज़ामी अदालतें या ट्रिब्यूनल बनाएगा। क्या करने के लिए? टू एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव, यानी दीगर की निकाल के खालिस्तान इसी को इख्तियार होगा और किसी को इख्तियार नहीं होगा। जब भी मैटर जो है वो किसी मुलाज़िम की या ऐसे शख्स की जो मुलाज़िम रहा है उसकी शराइत मुलाज़मत जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके हवाले से, और शराइत मुलाज़िम का वसी एरिया है, उसकी प्रमोशन का इशू हो सकता है, ठीक है, उसकी ACR का इशू हो सकता है, उसकी सैलरी का मैटर हो सकता है। तो जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है मुलाजमत की, उसकी जांच करने के लिए, उसके हवाले से कोई भी मुकदमा या डिस्प्यूट जो है उसको समाप्त करने के लिए वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमतें भी लेजिस्लेचर के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए ट्रिब्यूनल बनाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं, कानून से इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और दूसरी जुरिस्डिक्शन जो है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के मुलाजम जो हैं, जो सर्विस करते हैं, या कोई लोकल अथॉरिटी है उसके मुलाजम हैं, टैक्स है, सेस है, या इसके हवाले से जो खिदमात सर अंजाम देते हैं,
उनका कोई भी टॉर्चर्स एक्ट यानी ऐसा एक्ट जो सिविल रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूट करता हो, जिसका कोई आदमी डैमेजेस क्लेम करता है शिकायत करके, तो वो भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स को इख्तियार हासिल नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई मुकदमा बनाया जाता है या कोई दावा लाना चाहता है तो वो भी इन अदालतों को, ये सर्विस ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उन्हीं को इख्तियार होगा। और तीसरी बात, अगर कोई दुश्मन की प्रॉपर्टी है, दुश्मन शहरी की प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी है, तो उसका इंतज़ाम व इंसराम जो है, उसकी एक्विजिशन एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका कोई इशू रेज हो रहा है तो वो भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में नहीं रेज होगा, वो इसी अदालत में जो है इस तरह का ट्रिब्यूनल, और ख़ासकर जो प्राइज कोर्ट का इंग्लिश लॉ का तस्वर है, जिसमें किसी भी जंगी हालात के दौरान किसी आपके दुश्मन मुल्क की प्रॉपर्टी जो है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, उसका कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो उसको भी ये स्पेशल इनेक्टमेंट के जरिए ये ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश किया जाएगा वही उसको निपटाएगा। तो एनिमी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स ऑर्डिनरी कोर्ट्स उसको रिजॉल्व नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लॉ का एलिमेंट भी इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए ये स्पेशल ट्रिब्यूनल उसको डील करेगा। क्लास 2, notwithstanding anything hereinbefore contained, where any administrative court or tribunal is established under class 1, no other court shall grant an injunction. कोई और अदालत जो है उस पर हुक्म इम्तना जारी नहीं करेगी। Make any order or entertain any proceeding in respect of any matter to which jurisdiction of such administrative court or tribunal extends. जहाँ तक इनका दायरा इख्तियार है, जिस तरह की क्लास 1 में मुकदमात की तफसील या डिस्प्यूट्स की तफसील जो बयान हुई है, जिन पर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल को ग्रांट की है आर्टिकल 212 में, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि कोई और अदालत जो है उन पर किसी भी किस्म का इंजेक्शन या कोई और ऑर्डर जो है, कोई और कार्रवाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, कोई और अदालत उस पर कोई किसी भी नौयत का हुक्म पास नहीं करेगी। And all proceeding in respect of any such matter which may be pending before any other court immediately before the establishment of the administrative court or tribunal other than appeal pending before the Supreme Court shall abate on such establishment. जब ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश हो जाएंगे तो उससे कबल जो दीगर अदालतों में मुकदमात चल रहे थे वो फौरी उन अदालतों में ख़त्म हो जाएंगे। अबेट हो जाने से मुराद है उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, यानी उन मामलात को वो अब सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने ही चैलेंज कर सकेंगे, सवाए अपीलों के जो सुप्रीम कोर्ट के पास देर समात होंगी। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है इसके फैसले के खिलाफ भी आगे क्लास हम पढ़ेंगे, लीव टू अपील ग्रांट की गई है, यानी अपील वो सुन सकती है अदालत, तो वो अपीलें पेंडिंग रहेंगी। बकाया तमाम चीज़ें चाहे हाई कोर्ट में थी, सिविल कोर्ट में थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी, किसी भी कोर्ट में थी, वो अबेट हो जाएंगी, क्योंकि खालिस्तान एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल को आर्टिकल के तहत ग्रांट की गई है। Provided that the provision of this clause shall not apply to an administrative court or tribunal established under an act of the Provincial Assembly unless at the request of that assembly made in the form of a resolution, Majlis-e-Shura by law extend the provision to such a court or tribunal. यानी आज खुद सबाई असेंबली लॉ पास करके सर्विस जो ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कर देगी, उन पर ये आर्टिकल की प्रोविजंस आज खुद अप्लाई नहीं हो जाएंगी, तावक्ते कि वो सूबाई असेंबली करारदाद के ज़रिए मजलिस शूरा को कहे और मजलिस शूरा लॉ के तहत लॉ बना के वो ट्रिब्यूनल या कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन उस पर एक्सटेंड कर दे, तो फिर वो भी इसी नुक्ता नज़र से इसी आर्टिकल के तहत कहमशुदा अदालतें शुमार हों। An appeal to the Supreme Court from a judgment, decree or order or sentence of an administrative court or tribunal
shall lie only if the Supreme Court, being satisfied that the case involves a substantial question of law of public importance, grants leave to appeal. तो ऑटोमेटिकली सर्वोच्च ट्रिब्यूनल के मैटर पर बराह रास्त अपील का राइट कॉन्फर नहीं किया गया। इस सूरत में जो है वो कॉन्फर किया गया है कि अदालत अगर समझेगी कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो फिर इजाज़त दे देगी, और जब इजाज़त दे देगी तो बतौर अपील उसको समाप्त करने का सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार पर मौजूद है। अदालत के इत्मीनान से केस के अंदर यानी ऐसा स्टेट वे अपील करने का हक नहीं दिया गया, हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपील का हक नहीं दिया गया। लॉ पॉइंट और उसकी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस, चूँकि डिसीजन होगा, इंटरप्रिटेशन होगी, तो आइंदा कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो उस अहमियत को पेश नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपील की इजाज़त दे सकती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव आर्टिकल है, आपको याद रह जाना चाहिए। अगर कोई भी आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, 212 करता है, आपको चेक करने के लिए लिखते साथ 213 करता है या 211 करता है, तो फिर इस तरह की भी असेसमेंट जो है एमसीक्यूज में बाज़-औक़ात हो सकती है। फिर इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने कि ये जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव है या दीगर अदालतों की जुरिस्डिक्शन भी बरकरार रहती है, तो दीगर की एक्सक्लूड की गई, इसको कॉन्फर की गई है। और फिर किस तरह के मैटर्स को समाप्त किया जा सकता है वो भी आपकी नज़र में रहने चाहिए कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सर्विस के नुक्ता नज़र से उस पर जुरिस्डिक्शन दी गई है। लेकिन ये तो नहीं है कि सरकारी मुलाजिम है, उसका मियाँ और बीवी के दरमियान कोई डिस्प्यूट है रेजोल्यूशन का, तो वो भी सर्विस ट्रिब्यूनल में आ जाए। या सरकारी मुलाजिम है तो उसका अपने पड़ोसी के साथ अपने प्लाट का झगड़ा है या उसका अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी की तकसीम का झगड़ा है, तो वो भी सर्विस ट्रिब्यूनल में आ जाएगा। नहीं, सर्विस के नुक्ता नज़र से जो चीज़ें हैं, यानी महज उसका मुलाजिम होना जुरिस्डिक्शन नहीं ग्रांट करता, उसकी मुलाजमत की शराइत के नुक्ता नज़र से जो मामलात उसकी मुलाजमत से रिलेटेड हैं, उनके नुक्ता नज़र से ये ट्रिब्यूनल को जुरिस्डिक्शन है। इसी तरह गवर्नमेंट के मुलाजिम, गवर्नमेंट के अदारे, जहाँ पर किसी आदमी ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया होगा, ज़ाहिर है अपराध नहीं किया होता है। सरकारी मुलाजिम जो है, तमाम डिपार्टमेंट्स में लोग जो हैं जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट के नुक्ता नज़र से, दे आर ह्यूमन बीइंग, तो उनके टॉर्चर्स एक्ट जो हैं, तो उनके हवाले से जब उन्होंने किसी डिपार्टमेंट में किसी अथॉरिटी में काम किया होगा, चाहे किसी की टैक्स की असेसमेंट की हो, किसी पर टैक्स आयद कर दिया हो, या किसी भी नौयत का जो है लेवी की है या सेस को मसूल को उन्होंने प्रोसेस किया है, तो उस पर भी सर्विस ट्रिब्यूनल को ही जुरिस्डिक्शन हासिल होगी। इसी तरह एनिमी प्रॉपर्टी जो है उसकी एक्विजिशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्पोजल के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सर्विस ट्रिब्यूनल में ही रेज किया जा सकता है, किसी और अदालत में नहीं है। जो इससे कबल मुकदमात ज़ेर समात हैं वो समझे जाएंगे कि अब वो ज़ेर समात नहीं, ख़त्म हो जाएंगे या पेट हो जाएंगे। सवाए अपीलें के जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात थी तो वो मौजूद रहेंगी। दीगर कोई अदालत जो है उस तरह के मैटर पर जिस पर सर्विस ट्रिब्यूनल को जुरिस्डिक्शन इस आर्टिकल ने ग्रांट की है, उस नौयत की किसी चीज़ पर किसी भी तरह का कोई हुक्म सादर नहीं करेंगे, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। अब एक और आर्टिकल हम स्टडी करते हैं, वो है 212B। इसमें स्पेशल कोर्ट्स, ये 12th अमेंडमेंट के जरिए 1991 में जब काफ़ी दहशतगर्दी जो थी वो बढ़ गई थी, तो उसको रोकने के लिए ये स्पेशल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो था ये अमेंडमेंट के जरिए लाया गया, और इसकी साख, अदालत और इसकी अपील का स्पेशल प्रोसीजर जो था वो इसके अंदर बयान हुआ है। इसकी इबारत को भी देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल, अब इसका मकसद भी इधर ही बयान कर दिया गया कि ये बयान क्यों गई, शायद तब ये मॉडल कोर्ट का तस्वर नहीं था।
मे भी मॉडल कोर्ट होती तो फिर उसी को डील कर लेते। तो स्पीडी ट्रायल के लिए of cases of persons accused of such of heinous offenses specified by law, यानी कानून जो है वो अलग, उसका शेड्यूल जो है इसके फॉलो अप के तौर पर जो बनाया गया, ठीक है, उसके तहत उसके शेड्यूल में ये सारे जो ऑफेंसेस थे उनको डाला गया। तो हीनस नेचर के ऑफेंसेस एज आर रेफर टू देम बाय द फेडरल गवर्नमेंट or any authority or person authorized by it in view of their being gruesome, brutal and sensational in character। तो जहाँ पर भी इस तरह की जो है ऑफेंस के अंदर शरायत जो इसके अंदर डाली गई हैं कि ग्रूसम, ब्रूटल एंड सेंसेशनल, यानी यहाँ पर क्राइम कमिट किया गया है, उसके असरात इस नौइयत के डबल। फायरिंग जो है वो बड़े बाजार में करके वहाँ पर कत्ल व गारत कर दी गई, ठीक है, वहाँ पर सरसहमगी फैल गई, लोग डर गए, भाग गए। तो या इस तरह अटैक किया कि सारे घर को ही जला दिया, आग लगा दी, बलवा किया, यानी उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो पब्लिक जो थी उनके नुक्ता नजर से शॉकिंग टू द पब्लिक मोरालिटी, द फेडरल गवर्नमेंट वे बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट एज मेनी स्पेशल कोड एज इट मे कंसिडर नेसेसिटी। उस पर स्पेशल अदालतें बना सकती है इस तरह के क्राइम को डील करने के लिए, जितनी अदालत गवर्नमेंट जो है वो मुनासिब समझे, एक बनाना मुनासिब समझे, 4 बनाना मुनासिब समझे, वो बना सकती है। Where the federal government constitutes more than one special court, अगर एक से ज्यादा बनाई जा रही हैं, it shall determine the territorial limits within which each one of them shall exercise jurisdiction। फिर उनकी इलाकाई हदबंदी भी बयान की जाएगी कि कौन से इलाके तक जो है वो कौन सी स्पेशल कोर्ट जो है वो समाप्त करेगी और दूसरे अदालत जो है उससे दूसरा इलाका जो है, ताकि ओवरलैप ना कर जाए उनकी जुरिस्डिक्शन। जिस तरह ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, इनके भी जुरिस्डिक्शन जो है वो टेरिटोरियल डिवाइडेड होती है और उस हदूद तक सोमाशो के सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से जो बाद बेंचेस बनाए गए होते हैं उनको भी कॉन्फ्लिक्ट की जाती है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ताकि उस इलाके में होने वाले मुकदमात जो हैं उन पर वो अदालत जो है वो समाप्त कर सके और उसका इख्तियार एक्सटेंड हो सके। अब ये स्पेशल कोर्ट किन पर मुश्तमिल है? स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए जज बीइंग ए पर्सन, एक ही जज होगा, बीइंग ए पर्सन हु इज और हैज बीन, जो है या रहा है, या तीसरा इज क्वालिफाइड फॉर, किस के लिए क्वालिफाइड है, क्या रहा है या क्या है, एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज रहा हो या हाई कोर्ट का जज लगाए जाने की अहलियत रखता हो, एंड इज अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी जिस सूबे की हदूद में भी फेडरल गवर्नमेंट ये अदालत कायम कर रही है या जिस हाई कोर्ट के भी जज को इधर लगाया जा रहा है, उसको कंसल्ट करने के बाद ये बेंच तश्कील दिया जाएगा, ताकि जो हमारा नॉर्मल जुडिशरी का सिस्टम है उसके पैरेलल इंडिपेंडेंट सिस्टम ना नजर आए, उसके साथ ही जुड़ा हुआ नजर आए, इसकी स्पेशलिटी भी बरकरार रहे, ऑर्डिनरी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन भी उन मामलात में नहीं होगी, लेकिन अदालती निज़ाम जो है, जो तीसरा इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, डायकोटमी ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बयान किया है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी रखी है, तो अब जुडिशरी के इतने टुकड़े ना हो कि हर एक इंडिपेंडेंट एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो। तो अगर जज लगाया जा रहा है उसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए, ताकि महज गवर्नमेंट की मर्जी ना हो, और अपनी मर्जी अगर गवर्नमेंट चलाएगी तो फिर ये खदशा मौजूद रहेगा कि इंतज़ाम की इख्तियारात जो हैं
وہ عدل کے معاملے میں مداخلت کا سبب بن سکتے ہیں، تو اس کو باہر رکھنے کے لیے اور نارمل جوڈیشری کا پارٹ بنانے کے لیے یہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن جو ہے اس کے ساتھ ضروری رکھی گئی ہے۔ A person other than a judge of the high court، یعنی ہائی کورٹ کا اگر جج نہ ہو، ایسے شخص کو اگر اسپیشل کورٹ میں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، یعنی جو کوالیفائڈ ہے لیکن جج نہیں ہے، who is appointed as a judge of the special court shall hold office for a period. This article remains in force and shall not be removed from office except in the manner prescribed in Article 209 for the removal from office of a judge and in the application of the said article for the purpose of this clause, any reference to that article to a judge shall be construed as a reference to a judge of the special court. تو پھر اس کو بھی ہٹائے جانے کا طریقہ سوائے جو اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ یعنی 209 جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا ججز کی ریموول کے لیے کون سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، تو چونکہ اس کے درجے کو بھی انہانس کیا گیا ہے کہ اسپیشل کورٹ بھی ہائی کورٹ کے جج جو سٹنگ ہے اس پر مشتمل ہو سکتی ہے، جو رہا ہے اس پر ہو سکتی ہے، یا جو کوالیفائڈ ہے اس پر ہو سکتی ہے۔ تو جو سٹنگ ہے وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی ہائی کورٹ کا جج ہونے کی حیثیت سے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سروس کی ڈیٹرمن ہے۔ بقایا کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ آرٹیکل انفورس رہے گا اور اس کو ریموو نہیں کیا جا سکے گا سوائے 209 آرٹیکل کے، اور اس کی مدت ملازم جو ہے یا اس کی جو سروس ہے اس کو بھی لاء کے مطابق سیٹل اور کلیئر کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کی پلیئر سے ہی لگا ہے کہ جب تک وہ خوش ہیں یا ان کی خوشنودی ہے یا جتنی مدت وہ چاہیں اس کو سیکیور کیا جائے گا، اور اس کی ریموول کو بھی ان کی مرضی کے ساتھ نہیں رکھا گیا 209 آرٹیکل سے، تاکہ اسپیشل کورٹ بھی اپنی جورسڈکشن کو انتظامیہ کی مداخلت کے بغیر انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز کر سکے، اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو انشور کیا گیا۔ The law referred to in clause 1 shall make provisions for the constitution of as many Supreme Appellate Courts as the federal government may consider necessary, and for an appeal against the sentence or final order of the special court being preferred to a Supreme Appellate Court which shall consist of. تو جس لاء کے تحت یہ اسپیشل کورٹ بنے گی اسی لاء میں سپریم اپیلیٹ کورٹ کا بندوبست بھی کیا جائے گا، اور سپریم اپیلیٹ کورٹس بھی جتنی وفاقی حکومت مناسب سمجھے اتنی قائم کرے گی۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے، ایک اور بھی اسی طرح کی عبارت پیچھے آئی ہے، وہ سپریم اپیلیٹ بینچ کی آئی ہے، وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف جو اپیل سننے کے لیے سپریم کورٹ سے بینچ تشکیل دیا گیا تھا، وہ اس کے لیے ٹرم استعمال ہوئی۔ یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کا نام اس کو دیا گیا ہے، یعنی یہ بینچ نہیں ہے، یہ کورٹس ہے۔ اور یہ کن پر مشتمل ہوگا؟ ایک چیئرمین اس کا ہوگا، یعنی اس عدالت کا یہ ایک شخص پر مبنی نہیں، یہ جو ہے وہ 3 ججز پر مشتمل ہوگا، یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ، اور اس میں ایک چیئرمین ہوگا۔ The chairman being a judge of the Supreme Court to be nominated by the federal government after consultation with the Chief Justice of Pakistan. جو چیف جسٹس پاکستان سے کنسلٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے ایک جج کو ایز اے چیئرمین جس سپریم اپیلیٹ کورٹ کا جو ہے وہ نامزد فیڈرل گورنمنٹ کرے۔ 2 judges of high courts to be nominated by the federal government after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned. یعنی جس ہائی کورٹ سے بھی جج لیا جا رہا ہے اس ہائی کورٹ سے کنسلٹ چیف جسٹس سے اس ہائی کورٹ کے کنسلٹ کرنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جو ہے 2 اور ہائی کورٹ کے ججز کو لگایا جائے گا، اور ایک سپریم کورٹ کا جج چیئرمین ہوگا۔ ان 3 ججز پر مشتمل جو ہے یہ اسپیشل کورٹ کے جو ڈیسیژن ہیں، آرڈرز ہیں، سینٹینسز ہیں، ان کی اپیل سننے کے لیے
سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. where the federal government constitutes more than one supreme appellate courts, اگر ایک سے زیادہ یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ بناتی ہے وفاقی حکومت, it shall determine the territorial limits within which each one of them shall exercise jurisdiction. پھر ان کی بھی علاقائی حدود کو بیان کرنا پڑے گا کہ کون سی سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ کس علاقے تک کیس سنے گی. پورے پنجاب کی اگر ایک بنائی گئی ہے پورے پنجاب کی سنے گی, یا پنجاب کو بھی 2 حصوں میں بنایا گیا ہے 2 کی سنے گی, یا ایک سے زیادہ صوبوں کے لیے ایک ہی بنائی گئی ہے یا ایک صوبے کے اندر زیادہ بنائی گئی ہیں, تو ان کی حدود کا بھی ساتھ تعین کیا جائے گا تاکہ اس حدود کے اندر کے جو اسپیشل کورٹس کے ڈیسیژن ہیں ان کی اپیل اس کے پاس سماعت کے لیے آ سکے. Special Court and Supreme Appellate Court shall decide a case, or as the case may be an appeal, within 30 days. یہ بنانے کا مقصد تھا کہ 30 دن کے اندر اندر تاکہ کیس جو ہیں جو ہینس نیچر کے ہیں وہ لنگر آن نہ کریں, زیادہ لمبے نہ ہوں. جس طرح میں پہلے کہہ چکا کہ ماڈل کورٹ کا تب تصور نہیں تھا. اب اس میں 30 days تو ماڈل کورٹ کو تو 4 دن دیے جاتے تھے مقدمہ نمٹانے کے لیے, تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ یعنی تیزی سے چلنے والا ہے. تو یہ 30 days کی مدت تھی, 30 days میں ہی اسپیشل کورٹ مقدمے کا فیصلہ کرے گی. اور اسی طرح یہ مختار مائی کیس کا فیصلہ اسی طرح اسپیشل کورٹ نے کیا تھا. تو اسی طرح اس کی جو اپیل ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ بھی کتنے دنوں میں کرے گی اپیل کا فیصلہ, 30 days. اب اس کے بعد پارٹ 8 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ کورٹس کے معاملے یہاں تک وائنڈ اپ ہو گئے. ہم آرٹیکل 175 سے جوڈیشری کی طرف آئے تھے. اس کے اندر پھر ہم نے 175A میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے طریقہ کار جو تھا نیا آرٹیکل انسرٹ کیا گیا, اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. پھر سپریم کورٹ کو کیا, پھر ہائی کورٹ کو اسٹڈی کیا, پھر فیڈرل شریعت کورٹ کو ہم نے اسٹڈی کیا, پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کی ریموول کے لیے یعنی اگر ان کی فزیکل یا مینٹل انکیپیسٹی ہو جاتی ہے یا ان کی طرف سے کوئی مس کنڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جانچ کے لیے اور ان کی ریموول کو ریکمینڈ کرنا, یہ سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل دی گئی. آلموسٹ تمام اسی طرح کے اختیارات جو سپریم کورٹ کو حاصل ہیں اس کو تفویض کیے گئے. پھر یہ سروس ٹریبونل کا میٹر 212, یہ اسپیشل ڈرائٹ ایڈمنسٹریٹو جو فرانس کے آئین کا تصور ہے یا ان کے قانون کا کہ انتظامی معاملات آرڈینری جیسا ہندوستان میں سارے ہی معاملات جو ہیں وہ ان کی نارمل جوڈیشری ہی جو ہے وہ نمٹاتی ہے, الگ الگ درجہ بدرجہ یا لیئر آفٹر لیئر یا مختلف سبجیکٹ میٹر کو ڈیل کرنے کے لیے. اس طرح کی کوئی اسپیشل ٹرائبونل تشکیل دینے کا کانسیپٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن فرانس میں یہ تھا کہ بھئی انتظامی معاملات کے لیے الگ سے عدالتیں تھیں. اسی کانسیپٹ کو جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لے گیا ہے, اور جو سرکاری ملازمین تھے ان کی سروس یا ان کی کنڈیشن یا ان کی جو شکایات ہے ان کے لیے الگ سے جو ہے سروس ٹریبونل جو ہے ان کی تشکیل کا طریقہ کار یا کانسیپٹ یہاں پر آئین کے اندر رکھا گیا. یقیناً اگر یہ آرٹیکل نہ ہو تو پھر ان کے لیے الگ سے یہ سروس ٹریبونل تشکیل نہیں دیے جا سکتے. تو اس کو تحفظ دینے کے لیے پھر اسپیشل کورٹس کو جو دہشت گردی کے معاملات کو نمٹنے کے لیے اسپیشل کورٹس بنانے کا تصور جو تھا وہ آئین کے اندر آیا. اب وہ چیپٹر جو ہے جوڈیشری کا جو ڈائکاٹمی آف پاور میں ریاست کا 3rd پلر ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا. اب ایک اور اہم پارٹ 8 میں باڈی ہے, بلکہ چیپٹر جو ادھر چیپٹر نمبر 1 اس پارٹ کا ہے وہ الیکشن کمشنر جو ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تشکیل کے لیے ہے. تو کسی بھی ملک کے
डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्रूशल रोल है, कलीदी और बुनियादी है, क्योंकि जनरल फ्रेंचाइज के जरिए जनरल इलेक्शन जो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज जो है वो मौकरी बन जाएगी अगर इलेक्शन का पूरा प्रोसेस फेयर ना हुआ, ऑनेस्ट ना हुआ और किसी इंडिपेंडेंट बॉडी ने उसको ऑर्गेनाइज ना किया। तो ये आइन के अंदर तस्वर मौजूद है, अगरचे इसके होने के बावजूद भी हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस स्टैंडलाइज होता है, ये बदकिस्मती है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कारकुनों की, अपने कैंडिडेट्स की भी उस लेवल की जो है वो तरबियत नहीं की कि वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर सकें। तो हर हारने वाला आदमी जो है वो धांधली की वजह से ही पाकिस्तान में हारता है। यूँ कहें कि उसका ये मौक़िफ़ होता है कि धांधली ना होती तो वो जीता हुआ होता। तो ये हर जो हमारा जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो नरेटिव डेवलप होता है लूजिंग पार्टी की तरफ से, वो इलेक्शन कमीशन जो है उसके अगेंस्ट या उसके पूरे अमल के खिलाफ उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिस्टम हमारा मैच्योर होगा, लेकिन इसके मैच्योर होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कंडक्ट को भी मैच्योर करना चाहिए और शिकस्त को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और शिकस्त को एक्सेप्ट करने का कल्चर जो है बेसिकली वो इलेक्शन के प्रोसेस को और नुमायां साफ वाज़े कर देता है। इलेक्शन कमीशन की साख क्या होगी, इनको कैसे लगाया जाएगा, ये भी 18th अमेंडमेंट से इसके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ की गई। पहले इसकी तकर्री का तरीक़ेकार और था, फंक्शन का तरीक़ेकार और था, और अब इसकी तकर्री का तरीक़ेकार जो है वो बदला हुआ है, जिसमें अपोजिशन लीडर के किरदार को भी जो है वो शामिल किया गया है। 18th अमेंडमेंट से बहुत से मामलात में अपोजिशन लीडर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बनाई गई है, जिसकी वजह से बाज़ सर्टेन चीज़ें डेडलॉक का शिकार भी होती हैं और फिर वो चीज़ जो है जितनी मुद्दत के अंदर होनी चाहिए उतनी, खासकर ये इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी तकर्री, जब से ये 18th अमेंडमेंट से ये तरीक़ेकार जो है वो डाला गया है तो वो तेज़ी से नहीं की जा सकती, वो कई सालों तक कई दफ़ा पेंडिंग रही है। तो ये प्रॉब्लम आया है। अगरचे उन्होंने अपोजिशन को शामिल करके इन मामलात में इसकी न्यूट्रलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन इससे दूसरा नक्श भी पैरेलल डेवलप हो जाता है कि हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट और हर मैजेस्टीज अपोजिशन दो अलग अलग रोल हैं। तो उन दोनों रोल्स को अगर आप मिक्सअप करोगे तो उससे कंफ्यूजन आएगी। तो अपोजिशन को इस तरह की तकर्रियों में अपने से की डिमांड करने की बजाय उनके अंदर जो मेरिट है उनकी तरफ मुतालबा करना चाहिए। अपने आप को कंसल्ट करने का मुतालबा गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करने दें, अपोजिशन जो है वो अपोजिशन करे तो ज़्यादा बेहतर है। जिधर जिधर इन दोनों चीज़ों को फैलाया गया है वहाँ पर हमने पीछे भी कई एक प्रोविजंस को स्टडी किया, तो डेड लॉ की कैफियत पैदा हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका प्राइमरी और बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो डेड लॉ क्रिएट करने के लिए नहीं होता, डेड लॉ रिजॉल्व करने के लिए होता है। आइन ने जिधर भी किसी बॉडी को तश्कील दिया उसमें ज़्यादा अफराद जो थे अगर मौजूद थे तो फौरन, अब ज़्यादा अफराद हों तो मे भी उनके अंदर मुतफिक राय ना निकले, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग को स्मूथ करने के लिए आइन ने फौरन ये तरीक़ेकार दिया कि मेजॉरिटी ओपिनियन से डिसीजन हो जाएगा। यानी पार्लियामेंट है और कई बॉडी हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग बैठते हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी हम, तो वहाँ पर डिसीजन जो है मेजॉरिटी ओपिनियन से होते हैं। तो ये डिसीजन पर पहुंचने के लिए या अगर किसी एक तरह के सब्जेक्ट मैटर को दो तरह के ऑर्गन जो बॉडी को एम्पावर किया जा रहा है तो आइन में वहां पर भी प्राइमेसी किसको हासिल होगी। यानी अगर कंकरेंट लिस्ट थी पहले, अब कंकरेंट सब्जेक्ट हैं जिस पर मजलिस शूरा भी लॉ कर सकती है, बना सकती है, या
ये प्रोविंशियल असेंबली भी, तो वहाँ पर भी यह बयान हुआ कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसको प्राइमेसी हासिल होगी। तो तकर्रियों का प्रोसेस अगर गवर्नमेंट के पास ही रहे और अपोजिशन का जो न्यूट्रलिटी और मेरिट का मुतालबा है उसको अकोमोडेट किया जाए कंसल्टेशन के नुक्ता नज़र से, सिर्फ कंसल्टेशन के नुक्ता, डिसीजन मेकिंग में रोल अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो फिर डेडलॉक पैदा होगा, या इस तरह की हारमोनियस जैसे रिलेशन चाहिए होते हैं हुकूमत के और अपोजिशन के, वो हर वक्त तो स्टैंडर्ड पर रहते नहीं हैं, और उसकी वजह से फिर तकर्रियाँ जो हैं उनमें तखीर, और बेशतर तकर्रियों के लिए अफसोसनाक सूरत हाल ये रही कि सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देने पड़े कि भाई इसको आप जो है वो जल्द निपटाएं। ये रिसेंटली भी आपको पता है कि 2 मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला, तो टाइम जो है वो ओवर हो रहा है। मैं इसको यहीं तक छोड़ता हूँ, इससे आगे फिर हम इसकी आर्टिकल की इबारत जो है जो तो 213 की, जहाँ से लेकर इसकी स्टडी, इसकी तकर्री, फिर इसके फंक्शन जो है उनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।